Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to business communication, business law and business communication. ठीक है, तो अभी तक हमने business law and communication के अंदर चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था इन CMA फाउंडेशन। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 4th चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। अब ये क्या होता है, ये सारी चीज समझना जरूरी है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ये लेक्चर के अंदर सिर्फ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज डिस्कस होगा। नेक्स्ट लेक्चर से मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फ्री कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमने सीखा था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टी। ये एसेंशियल एलिमेंट में हमने सीखा था। एसेंशियल एलिमेंट में क्या था, ये एक पॉइंट था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ऐसा लिखा हुआ था। आई होप सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस। दोज वीडियोस भी वो वीडियोस अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आओगे ना, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं आएगी कि अब क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कितना आपने समझा, ये सारी चीजें नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमें करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज तो सबसे पहले सेक्शन 11 के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 11 के अंदर 11 याद रखना, 11 सेक्शन 11 कैपेसिटी डिसाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि कौन कौन पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया एज ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई पर्सन मेजोरिटी एज में एंटर कर चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब 18 साल। सिंपल एज दैट। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब क्या, 18 साल। 18 साल का हो गया या उससे बड़ा हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। सेकेंड है ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब क्या, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का होना चाहिए। देखो ये सारी चीज उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, मैं नीचे सारी चीजें एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, पर अभी ये करंटली सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। तो 3 चीज उन्होंने बोली है कि कौन सी ऐसी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एज ऑफ मेजोरिटी, जो 18 साल या उससे ऊपर का पर्सन हो वो पार्टी में एंटर, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ठीक है, सही है सर। साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब क्या कि वो उस दिमाग उसका ऐसा होना चाहिए कि वो रैशनल जजमेंट ले पाए, ऐसा होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड, ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ ने या इंडिया ने, कोई कंट्री ने, हमारी कंट्री ने या कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा बोल दिया कि आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए लायबल नहीं है। अगर स्पेसिफिकली किसी थर्ड पॉइंट में सिंपल बोलू ना, तो स्पेसिफिकली किसी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया है तो वो एंटर नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट, फिर वो कोई भी हो। तो 3 चीज है, पार्टीज कंपिटेंट कब होती है, 3 चीज आपको याद रखनी है। ही मस्ट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, एंड लिखा है, हाँ एंड मतलब क्या, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए एंड ही मस्ट नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 चीज आपको याद रखनी है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एज पर सेक्शन 11, एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। सारे पर्सन कैपेसिटी है जो मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं, 18 साल या उससे ऊपर हो चुके हैं, तो वो मेजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड वो साउंड माइंड का, पागल ना हो, इंटॉक्सिक ना हो, पागल ना हो, और वो रैशनल जजमेंट ले ना होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड थर्ड, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस भी चीज के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उस लॉ के बारे में, उस लॉ में वो पर्सन डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ होना चाहिए कि भाई वो डिस्क्वालिफाइड अगर कर दिया गया है तो फिर वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये उन्होंने बोल दिया है। तो ये 3 चीज एमसीक्यू में बहुत बारी पूछते हैं, इसी वजह से मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इस चीज को। ओके, तो एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर ये 3 चीज नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये 3 चीज हो गई तो मतलब आप कैपेसिटी है आपकी, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, कोई इशू नहीं है। अब एक एक चीज को समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, क्योंकि मेजर बोल दिया 18 साल या उससे ऊपर, मैंने तो सिंपली समझा दिया। तो अब माइनर समझना जरूरी है। माइनर मतलब क्या, जो 18 साल से छोटा होगा वो। अभी तक 18 साल की एज को माइनॉरिटी, इंडियन माइनॉरिटी एक्ट है 1875, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट अगर कोई पर्सन, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई पर्सन है 18 ईयर्स की एज अभी तक उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो माइनर है। इट इज दैट सिंपल। वो क्या है, वो माइनर है, इट इज दैट सिंपल। जस्ट अ सेकेंड,
वो माइनर है। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3, every person in India is a minor if he has not attained the age of 18 years. He has not, सारे पर्सन जो है, जो 18 साल की उम्र अभी तक काउंटर नहीं कर दिए है, अभी तक वो नहीं पास ऑन किए हैं, वो सारे पर्सन जो है वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, उन्होंने बोल दिया है। इसी वजह से आप देखना कि अगर आपके बैंक अकाउंट भी होते हैं, अगर आपका 18 साल नहीं होता है तो आपका माइनर अकाउंट होता है, आपके गार्जियन होते हैं। ठीक है, जब तक आप माइनर नहीं हो जाते, मेजर नहीं होता है, तब तक आप माइनर की तरह ही रहोगे वहां पे उनके बैंक अकाउंट के होल्डर। सिंपल एज दैट। ओके, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपेसिटी कौन कौन पर्सन कंपिटेंट है, कितने लोग कंपिटेंट है, एज ऑफ मेजोरिटी, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड सिंपल फ्रॉम एनी लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। अब what is the position of minors agreement and effect thereof is as under legal rules। ये लीगल रूल्स क्या होता है? अब पहली चीज जो लिखी है ना माइनर, तो माइनर के रूल्स क्या है? अगर माइनर बोल तो दिया कि सर 18 साल के ऊपर वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अब गलती से भी 18 साल के नीचे वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके लिए रूल्स बनाने तो पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। रूल्स नहीं बनाए, चलो सोच लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने रूल्स ऐसे नहीं बनाया है कि 18 साल के नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए रूल्स ही नहीं बनाए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनके ऊपर जजमेंट कैसे होगा? जजमेंट ही नहीं होगा सर। तो जजमेंट करने के लिए हमें पहले से ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो वो रूल्स जो उन्होंने बनाए हैं वो ये है। एक एक आपको रूल्स याद रखना है। वो रूल्स देखो, ये जो पॉइंट्स है ना, जो देखो 1 2, इसको समझ लेना जरूरी है। 3 4 5 10 है, 9 है, ये 9 पॉइंट को समझ लेना जरूरी है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे समझ भी लोगे ना तो भी अपनी लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रूल है, माइनर का क्या स्टैंड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी तो माइनर का क्या स्टैंड है वो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सिंपल बोल दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो माइनर के साथ या माइनर द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो पहले से ही वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका मैंने मतलब आपको बताया था, ये फ्रेज है एक वॉइड एब इनिशियो, इसका मतलब मैंने बताया था वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिगिनिंग पार्ट से ही वो वॉइड है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो माइनर के साथ, वो क्या है? वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अगर माइनर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो भी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, बोल दिया गया है सीधा सट, एकदम सिंपल बोल दिया है। अब इसके सामने आप कुछ नहीं बोल सकते। अब ये एग्जांपल है, ये रियल केस हुआ था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष, ये रियल एग्जांपल हुआ था। देखो, अ माइनर बोरोड 20,000 फ्रॉम ए, अ माइनर ए एक माइनर था, उसने 20,000 रुपए बोरो किए, किसके पास से? बी के पास से। एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। अब देखो पूरा सीन समझाता हूं क्या है। ए एंड बी, ये दो लोग हैं। ए ने पैसे बोरो किए। अब पैसे, ये तो माइनर है। अब पैसे बोरो करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो ए ने अपनी सिक्योरिटी मॉर्गेज पे रखी, ठीक है, सिक्योरिटी मॉर्गेज कर दिया। अब ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर, थोड़े टाइम के बाद ये मेजर हो गया, मतलब 17.5 साल का होगा तब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, थोड़े टाइम के बाद वो मेजर हो गया, कन्वर्ट हो गया मेजर में। ठीक है, तो हम बोलोगे सर मेजर में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पे सिंपल सिंपल एक ही चीज बता देता हूं, भले ही वो कन्वर्ट हो गया है, एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट किया था कोर्ट ने ऐसा बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो क्या था? माइनर था ना, सिंपल एज दैट। तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वॉइड होना चाहिए। अब देख लेना पूरी चीज क्या हुआ। ही बिकेम मेजर, he became major few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void। उसने खुद ने ही क्या किया? मेजर बन गया। ये पर्सन ए ने खुद ने ही क्या किया कि देख भाई मैं मेजर हो गया हूं, लेकिन जब मैंने एग्जीक्यूट किया था ये बॉन्ड, मतलब ये सिक्योरिटी आपको जब दी थी, वो जब मैं माइनर था तब दिया था, इसी वजह से ये वॉइड होना चाहिए एंड शुड बी कैंसल्ड। इट वाज हेल्ड दैट अ मॉर्गेज बाय माइनर वाज वॉइड। देख लो वॉइड हो गया, क्यों? जब किया था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो माइनर था ना, इसी वजह से उन्होंने बोल ही दिया कि वॉइड एब इनिशियो, void from the very beginning। It was held that a mortgage was
माइनर वॉज वॉइड एंड बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। बी और माइनर को पेमेंट नहीं करने, अब बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड, ए ने बोरो किया था और बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे बी जो है उसका भी स्टैंड बता देता हूं कि बी जबरदस्ती नहीं कर सकता पैसे लेने के लिए। देखो यहाँ पे ए बच गया, ए बच गया, क्या बचा ये ए ने तो बोरो किए थे मनी, ए ने सिक्योरिटी दी थी सामने वाले बी को, अब सिक्योरिटी भी उसकी हो गई, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब बी जबरदस्ती भी नहीं कर सकता इसके साथ, ए के साथ, कि तू मुझे मेरे पैसे दे दे जो बोरो किए थे 20,000 के, ये भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। फर्दर मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपके पास अगर पैसे पड़े हैं तो आप हमें दे दो। ये बी जो है रिक्वेस्ट कर सकता है ए को कि आप मुझे पैसे दे सकते हो तो दे दो, जबरदस्ती नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, एडवांस टू द माइनर एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द मोर्गेज वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। दोनों चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, क्यों? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। है तो ये चीज उन्होंने बोल दी है। तो अगर कोई भी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो पहले से ही वॉइड माना जाता है, भले ही कुछ भी किया, ठीक है? और उससे जो बेनिफिट भी मिलता है, जो भी आपको मतलब सामने वाले पर्सन को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो भी कैंसिल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर सकता है पेमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता है, जबरदस्ती की अगेन क्लेम होगा, अगेन लीगल एक्शन होगी उसके अगेंस्ट। सेकंड पॉइंट, द लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। लॉ ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या? भागने वाली चीज। अब क्या होगा, अब उल्टा करते हैं, सिनारियो थोड़ा चेंज करते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये तो क्या था, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर जो था वो सर्विस रिसीवर था, उसने बोरो किया था। व्हाट इफ ऐसा हो कि ए ने बी को लोन दिया, ए माइनर है, ए ने बी को लोन दिया, ठीक है? लॉ ऑफ एस्टॉपल्स मतलब क्या? भागने का मतलब माइनर के सामने आप छूट नहीं सकते। मतलब सपोज मैं मेजर हूं, आप माइनर हो, आपने मुझे लोन दिया, आपने मुझे लोन दिया, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। आप माइनर हो, मैं मेजर हूं, आपने मुझे लोन दिया, इवन तो आपको पता है कि आप माइनर हो, फिर भी आपने मुझे लोन दिया, मैंने कुछ चेक नहीं किया, मैंने तो क्या किया, लोन ले लिया। अब जब आप रीपेमेंट लेने के लिए आए तो मुझे पता चल गया कि आप तो माइनर हो, तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप तो माइनर हो, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर ही नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप माइनर के सामने भाग नहीं सकते। एस्टॉपल मतलब क्या? भाग जाना, छूट जाना। आप माइनर के सामने, अगर माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और माइनर ने आपको सर्विस दी है, तो फिर इन दैट सिनेरियो माइनर कैन रिकवर दैट पेमेंट। आप लॉ ऑफ एस्टॉपल नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ एस्टॉपल्स मतलब कि आप भाग सकते हो, मतलब आप ऐसा बोल के छूट सकते हो कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप माइनर हो, क्योंकि आपके पास से मैंने पैसे लिए थे, आप माइनर थे, फिर भी मुझे आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई एज अ अगेंस्ट अ माइनर। ये चीज उन्होंने लिखी है, जल्दी जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, इट मीन्स अ माइनर can always his plead his minority despite earlier misrepresenting him as a major। आपको पता था जब आप लोन दे रहे थे आप माइनर थे, लेकिन फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? इट इज पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ मेजर टू चेक हिज एज। मेरी ड्यूटी थी कि आपकी एज में चेक करो। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड दैट सिंस अर्लियर ही हैड asserted मतलब आपको समझा दिया था दैट ही हैड अटेन्ड मेजॉरिटी। एग्जाम्पल देखो, पूरा एग्जाम्पल है, a minor has falsely induced himself as major and contracted with Mr. X for a loan of 20,000. When Mr. X asked for the repayment, A denied to pay. A denied to pay. He pleaded that he was a minor, so cannot enter into any contract. Held A cannot be held liable for repayment of the amount. However, if he has not spent the same, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for amount which he has already spent, even though he received the same by fraud. मतलब सिंपल बोलूं तो मैंने जो एग्जांपल दिया उसका पूरा उल्टा भी कर दो तो भी माइनर को आप क्या कर सकते हो, माइनर को आप रोक नहीं सकते। इट इज दैट सिंपल। देखो, मैंने आपको पैसे दिए, चलो ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, आपके पास से मैं जब रिकवर करने के लिए आया तो आप ऐसा बोल के छूट गए कि भाई देखो, मैं तो माइनर हूं और
मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा, आपने ना बोल दिया तो अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, इट इज दैट सिंपल। एंड लॉ ऑफ एस्टॉपल भी मैं नहीं लगा सकता। क्यों लॉ ऑफ एस्टॉपल? मतलब मैं अगर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊं और उसको बोलूं कि देखो भाई इसने मुझे मिसलीड किया है, इसने मुझे गलत चीजें बताई कि ये क्या है, ये बंदा मेजर है, इसी वजह से मैंने इसको पैसे दिए, तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन नॉट से दैट, आपको चेक करना चाहिए था, ये आपकी गलती है, तो आप उनको पैसे नहीं दोगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनके पास पैसे जबरदस्ती रिकवर नहीं कर सकते। अब क्या स्टैंड रहता है, अगर आपने पैसे दिए हैं माइनर को तो माइनर के पास पैसे पड़े हैं, माइनर के पास पैसे पड़े हैं तो माइनर जो भी पैसे उसके पास है वो पैसे आप रिकवर कर सकते हो, उसके पोजीशन में है तो ही, उसके पोजीशन में है तो ही आप पैसे रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसने अगर कहीं किसी जगह पे यूज कर दिया है और वो पैसे लूट गए अब, तो फिर आप उसके पास से जोर जबरदस्ती करके पैसे नहीं ले सकते। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देख लो, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent, even though he has received the same by fraud। अगर उसने fraudulently ही किया है, पता है, पर फिर भी अगर उसने कहीं पे स्पेंड कर दिया और उसके पास पैसे नहीं है तो आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके पास पैसे पड़े हैं तो यू कैन आस्क देम कि पैसे आप दे दो, पर उसको लायबल, लॉफुली लायबल उसको मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। थस अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ये थोड़ा याद रखना, माइनर हमेशा उसकी माइनॉरिटी के साथ खेल सकता है। आपको बोलेगा मैं तो माइनर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो कुछ नहीं किया। नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो इवन वेर ही हैड प्रोड्यूस्ड अ लोन और एंटर्ड इनटू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज ऑफ फुल एज व्हेन इन रियलिटी ही वाज अ माइनर। इवन दो ही वाज माइनर, उसको बेनिफिट सिल भी मिला ना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर एंड नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। देखो, रिलीफ नहीं ग्रांट हो सकती, मैंने बोला ना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, मैंने जो एग्जांपल दिया ना वो यहां पे ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वर्ड अब इनिशियो ही है। एग्जांपल देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब सिंपल बोलू ना, मैंने आपको एक लोन दिया है, सिंपल बोलू, या तो आपने मुझे एक लोन दिया है एज अ माइनर, तो मैं ऐसा प्ली नहीं कर सकता कि भाई री इंस्टीट्यूट करो, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, तो आपसे मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, तो मैं आपको वापस वो पैसे नहीं करूंगा, उससे जो भी बेनिफिट हो रहा है वो मैं वापस आपको नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। कोई रिलीफ भी ग्रांट नहीं होगी। मतलब माइनर के अगेंस्ट, सपोज आपको सिंपल बोल रहा हूं, अगर माइनर ने गलती से भी उसकी एज छुपाई और उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उससे कोई भी बेनिफिट आपको हो रहा है या आपके साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसकी रिलीफ भी आपको नहीं मिलेगी। सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, मतलब आपको कोई चांस ही नहीं है कि आपको कुछ रिलीफ मिले, या आपको ऐसा है कि कोई कोर्ट जजमेंट ऐसा दे दे कि ये माइनर की गलती है और माइनर को पे करना पड़ेगा इसको पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब रिलीफ आपको नहीं मिलने वाला है। या री इंस्टीट्यूट आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको वैलिड कर दो और वैलिड करने के बाद अब माइनर को बोलो कि आपकी गलती है तो आप मुझे पैसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, रेस्टिट्यूशन नहीं लग सकता। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब करेक्शन, सिंपल, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। एक सिंपल चीज बोलू, जब माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो 15 साल का था, जब माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो 15 साल का था, तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो गया, मतलब वो तो वॉइड ही है। अब किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, अब वो बंदा, अब वो पर्सन जो है वो 18 साल के ऊपर का, 19 साल का हो गया। जैसे 18 साल उसने क्रॉस किया, तो अब मैं ऐसा मान लू कि भाई देखो भाई अब तो ये 18 साल का हो गया है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो गया, दैट्स इट। नहीं, इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर वही कॉन्ट्रैक्ट जो बना था उसको रेटिफाई या लीगल करना चाहते हो तो आप क्या करो, पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, एक नया फ्रेश अग्रीमेंट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, फ्रेश अग्रीमेंट बनाओ, तो ही आपका नया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वरना नहीं रहेगा। उन्होंने बोल दिया कि नो रेटिफिकेशन, मतलब अगर आपने माइनर के साथ, माइनर था वो 15 साल 16 साल का था, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर आप ऐसा मान रहे हो कि हाँ ठीक है अब वो जब मेजर हो जाएगा तब वो वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब वो तो था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्रेश बनाना पड़ेगा तभी वो वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। आप करेक्शन करके आप वो कॉन्ट्रैक्ट को, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते। ये चीज उन्होंने बोला है। देखो, रेटिफिकेशन मींस अप्रूवल और कंफर्मेशन। अप्रूवल कर देते हो आप
कि देखो भाई पहले अप्रूव्ड नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि वो 15 साल का था, लेकिन अब तो 18 साल का हो गया तो ये अप्रूव हो गया। ऐसा नहीं मान सकते। अ माइनर कैन नॉट कंफर्म, देखो ये चीज पूछता है आपको एमसीक्यू में। रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। Ratification means approval or confirmation. A minor cannot claim confirm an agreement made by him during minority on attaining majority. Minor खुद भी majority में जब आएगा तब confirm नहीं कर सकता। fresh बनाओ तो चलेगा। If he wants to ratify the agreement, a fresh agreement and fresh consideration is for the new agreement is required. है कि नहीं है? Contract beneficial to minor, contract कोई भी हो। देखो भाई, contract beneficial to minor इसका मतलब क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ जो बेनिफिशियल है, माइनर के लिए बेनिफिशियल है, तो इन दैट सिनेरियो वो वैलिड हो जाएगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ जो बेनिफिशियल है माइनर के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनर को कितना फायदा हो रहा है, ये तो सर हमारे साथ ना इंसाफी हो। हाँ, आप तो माइनर ही हो, अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो आप माइनर ही हो, ठीक है। नॉर्मली फाउंडेशन स्टूडेंट 16-17 के होते हैं, तो आप तो माइनर ही हो। पर आप सोचो कि जब 1 साल के बाद आप जब 18 साल के ऊपर चले जाओगे, तब आपको ये चीज पता चलेगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर, कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर मतलब क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ जो माइनर की बेनिफिट में है, वो माइनर के खुद के बेनिफिट में है, भले ही वो माइनर है, पर फिर भी सारे बेनिफिट माइनर को मिलने वाले, वो चीज है। एकदम सिंपल सिंपल बोल दिया है, ठीक है। भले ही वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होने वाला है, पर अगर माइनर के बेनिफिट में वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको फुलफिल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट में वो चीज नहीं है, तो आप माइनर के पास से वो चीज मांग नहीं सकते। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो चीज देख लो, उन्होंने वही बोला है। दो अ माइनर इज नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट नथिंग, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स द माइनर फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू हिम। बाउंड टू हिम मतलब क्या? कि वो अदर पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर उसके बेनिफिट में कोई चीज है, तो वो अदर पार्टी को बाउंड कर सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट बाउंड कर सकता है, उसके साथ बांध सकता है कि भाई मुझे तुझे पैसे देने पड़ेंगे। Thus, a promissory note duly executed in favor of minor is not void। देख लो, कोई एक promissory note किसी एक, सपोज मैं मेजर हूँ, मैंने मेजर ने आपके नाम पे एक प्रोमिसरी नोट लिख दी कि हियर शेल आई विल गिव यू 20,000 रुपीज इन 2 months, और प्रोमिसरी नोट आपको लिख के मैंने दे दिया, तो फिर आपके बेनिफिट में है वो चीज, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ मैंने किया बेनिफिट में है, माइनर के बेनिफिट में, तो वो आपका है, आपको मुझे पैसे दे, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो वैलिड होगा। लेकिन आप अगर मुझे प्रोमिसरी नोट दोगे, तो आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सिंपल एज दैट। कैन बी शूड अपॉन बाय हिम बिकॉज he though incompetent to contract he may accept a benefit। बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है भाई। a minor is entitled to enforce a contract which is of some benefit to him। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो उसके बेनिफिट में है, वो एनफोर्स कर सकता है। इट इज दैट सिंपल, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में वो जा सकता है। माइनॉरिटी इज अ पर्सनल प्रिविलेज एंड माइनर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड ब्लाइंड बाइंड अदर पार्टीज। माइनॉरिटी बेनिफिट है, दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम करवा सकता है, ठीक है। माइनर एज एन एजेंट, देखो माइनर एज एन एजेंट थोड़ा ध्यान रखना। माइनर एज एन एजेंट आपको आपके एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आप एक एजेंट बन गए, मैं ओनर हूँ, आप मेरे एजेंट बन के काम कर रहे हो, पर आप माइनर हो, किसी को पता नहीं सामने वाले पर्सन को, पर सामने वाले पर्सन को आपने बेच दिया गुड्स। अब गुड्स डिफेक्टिव हो गया, तो आप एज अ माइनर एज एन एजेंट आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो वो चीज के लिए। अगर कुछ भी गलती हुई, एज अ माइनर एज एन एजेंट, अगर माइनर हो और अगर आपने एज एन एजेंट काम किया है, तो आपकी कोई पर्सनली लायबल नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप माइनर हो, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। मतलब पहले जो मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरे एजेंट बनोगे, वही वॉइड है, तो आपने जो किया वो काम वो कैसे होगा वैलिड? इट इज दैट सिंपल, रूल ही यही है। रूल और बेसिक क्रक्स को समझो तो समझ जाओगे आप सारी चीज, है कि नहीं है? बस वही चीज बोलिए कि माइनर एज एन एजेंट। देखो, अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। हाँ भाई, एजेंट की तरह अपॉइंट करोगे, करो, मैं एजेंट अपॉइंट कर सकता हूं आपको, पर बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स। आप जो भी पर्सनली कुछ भी करोगे ना, तो फिर उसके लिए कोई लायबिलिटी आपकी नहीं है। आपको कोई कोर्ट में बुला नहीं सकता, आपको नहीं बोल सकता कि भाई इतने पैसे तुझे देने पड़ेंगे इसको। If minor can have account in bank, he can draw check for his purchases, but he shall not be liable for check bounces, nor can he sued under court of law for any fraud done from his account। सिंपल है दैट। देखो, अगर माइनर का बैंक अकाउंट है, तो वो खुद चेक राइट कर सकता है, लेकिन चेक राइट करने के बाद अगर उसका जो भी चेक होगा वो बाउंस हो जाएगा, तो इन दैट सिनेरियो उसके पास से आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो बोलोगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि माइनर को ऐसा समझा जाता है कि आपको इतनी ज्यादा
वो बोलते हैं ना कि मे भी आपको उतना ज्यादा पता नहीं होगा कि बाउंस क्या होता है, ये सारी चीज आपको नहीं पता होगी, इसी वजह से ये सारी चीजों के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर माइनर एज एन एजेंट वर्क करता है, तो ये सारी चीज मैं रूल बता रहा हूँ, रूल एंड क्रक्स, यू हैव टू कंसिडर दैट। एक एक चीज अभी तक हमने क्या सीखा, देखो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। लॉ ऑफ एस्टोपल, आप भाग नहीं सकते माइनर के अगेंस्ट, माइनर को गलत ठहरा के आप भाग नहीं सकते। लॉ ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर, लॉ ऑफ एस्टोपल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर, आपको रिलीफ ग्रांट नहीं हो सकता, आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, सिंपल एज दैट। एंड फिर नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, नो रेटिफिकेशन। देखो डॉक्ट्रिन दो है, एक लॉ ऑफ एस्टोपल्स है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और नो रेटिफिकेशन है। फिर माइनर कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर है, फिर माइनर एज एन एजेंट है। माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी, हाँ ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनर की लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज सपोज कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, जो जो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। कई बार ऐसा हुआ कि आप माइनर हो, ठीक है, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए आपकी नेसेसिटी, सपोज खाना पीना आपकी नेसेसिटी, आपकी खाना पीना आपकी नेसेसिटी है। मैं एक मेजर हूं, मुझे पता चला कि देखो एक इंसान के तौर के ऊपर अगर ये माइनर है, इसके खाने पीने के खर्चे और इसकी नेसेसिटी जो खाना पीना और स्कूल जाना, ये सारी उसकी नेसेसिटी है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपके लिए खर्चा किया इनिशियली, आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नेसेसिटीज के लिए मैंने आपके लिए खर्चा किया। तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर से, जितना मैंने खर्चा किया है वो अमाउंट मैं आपके पास से ले सकता हूं लीगली, ले सकता हूं। उसके लिए माइनर पर्सनली लायबल है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, कितने तक लायबल है, आपके पास जितने पैसे उतने तक। मतलब सपोज ऐसा है, मान लेते हैं कि आपकी प्राइमरी नेसेसिटीज के लिए मैंने 50,000 रुपए खर्च किए, आपकी प्राइमरी खाने पीने के लिए या आप स्कूल जाना है उसके लिए मैंने 50,000 रुपए आपको दे दिया और उसका खर्चा कर दिया सारा। अब मैंने फिर देखा कि आपके पर्सनल प्रॉपर्टी और ये सारी चीज मिला के सिर्फ 20,000 25,000 रुपए हो रहे हैं। तो मैं आपको 25,000 रुपए ही आपके पास ले सकता हूं, बाकी के 25,000 रुपए के लिए कोर्ट में नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता, और उनको नहीं बोल सकता कि देखो भाई 25,000 नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि माइनर की लायबिलिटी उतनी है जितना उसके पास पर्सनली पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी उसके पास जितनी खुद के पास पड़ी हुई है ना, जिससे आप वो प्रॉपर्टी से रिकवर कर सको, उतने तक ही वो लायबल है, उससे ऊपर वो लायबल नहीं है। ये चीज उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है। देखो, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, इफ समबडी हैज सप्लाइड अ माइनर और हिज डिपेंडेंट विथ नेसेसिटीज, माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल, माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, बट अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। मतलब भाई प्रॉपर्टी है उसके पास, कोई चीज प्रॉपर्टी पड़ी है वो बेच के ले ले, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो कर ले, खत्म कर ले। लेकिन माइनर को पर्सनली तू बोलेगा कि अब 25,000 रुपए मैं उसको बोलूं और 25,000 रुपए ला, तो मैंने उसको पर्सनली लायबल ठहराया, वो गलत है, वो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ही इज अ माइनर। ओके, एग्जाम्पल में वही चीज लिखी है, यू कैन रीड इट आउट, स्टॉप करके आप रीड इट आउट कर सकते हो, बहुत इजी। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही है, देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। चलो, श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज लैपटॉप फॉर हर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ 70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम शॉप। माइनर था, माइनर है, शॉप से क्रेडिट में उसने परचेस किया 70,000 रुपीज का, बट हर असेट कुड ओनली पे 20,000। अब माइनर को आपने पे किया क्रेडिट कार्ड के, क्रेडिट में, उधारी में, शॉप में से 75,000 रुपए का लैपटॉप लिया, ठीक है, माइनर ने। अब माइनर की असेट में से सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही शॉपकीपर कलेक्ट कर सका। द शॉपकीपर कुड नॉट हेल्ड श्रुति लायबल, बाकी के 50,000 रुपए के लिए श्रुति को वो शॉपकीपर नहीं बोल सकता कि 50,000 रुपए दे वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। एंड कुड रिकवर ओनली अमाउंट रिकवरेबल थ्रू हर असेट दैट इज अप टू 20,000। उसकी असेट से जो भी असेट थी बोले उससे आप 20,000 रिकवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैं रियलिटी बता दूं, इससे आगे, हाँ ये जो बोल रहा हूँ वो रियलिटी में होता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो माइनर को कि देखो भाई आप अगर नहीं पे कर पा रहे हो तो ये लैपटॉप हमें वापस कर दो, इट इज दैट सिंपल, पर रिक्वेस्ट, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर 8, अ माइनर कैन नॉट बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट। देखो भाई, एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, माइनर को आप इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते, एडजर्ड एज इंसॉल्वेंट। एंड उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप इनकेपेबल हो, कंपिटेंट नहीं हो। क्यों? माइनर अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसी वजह से
माइनर अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने बोला है कि माइनर कैन नॉट बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता वो, इंसॉल्वेंट मतलब नादार। कोई भी कोर्ट माइनर को नादार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, एंड कोई भी कोर्ट आप माइनर को ऐसा बोल के नहीं स्टॉप कर सकता, रिस्ट्रिक्ट कर सकता कि आप इनकेपेबल हो फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, दो बोला है सेक्शन 11 में, उन्होंने ऐसा ही बोला कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, लेकिन अगर माइनर खुद के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, ये चीज उन्होंने बोल दी है। डन है, ठीक है। फिर 9th पॉइंट बहुत ही सिंपल है। 9th पॉइंट क्या है? सपोज ए एंड बी है, सपोज ए एंड बी है, ये ए है वो मेजर है, ये मैं हूं, ऐसा समझ लो, ये मेजर है और ये आप स्टूडेंट हो, ठीक है। हम दोनों ने मिलके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पर्सन के साथ, सी के साथ। हम दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तो मेजर हूं और स्टूडेंट लायबल, मतलब आप माइनर हो, ठीक है। आप माइनर हो, मैं मेजर हूं। तो यहाँ पे अगर जॉइंट माइनर एंड मेजर जॉइंटली लायबल है, जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट किया, जॉइंटली अग्रीमेंट किया किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब भले ही आपने यहाँ पे मैंने और आपने डिसाइड किया कि सर आधा आधा 50-50, लेकिन फिर भी मैं पूरा का पूरा 100 के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा। क्यों? माइनर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या हो जाएगा? वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो। अगर माइनर को बेनिफिट मिलने वाला है तो वो ले सकता है, लेकिन 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 अगर कुछ लॉस हुआ, अगर कुछ भी लॉस हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और आपको कुछ पेमेंट करने की बारी आई, तो ये मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ बोलेगा देख भाई ये तो माइनर था, तूने क्यों इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अग्रीमेंट करके ये सारी चीज में एंटर किया। मेजर पर्सन ही एनफोर्स होगा, माइनर को कुछ नहीं होगा। यही चीज उन्होंने लिखी है, जल्दी जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते, बहुत ही सिंपल सिंपल सी मस्त मस्त चीज है। देखो, वेर अ माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, सॉरी, jointly enter into an agreement with another person, the minor is not liable and the contract can be enforced against major person. मेजर पर्सन मतलब मेरे ऊपर सारी चीज आ जाएगी। तो ये माइनर के रूल्स थे, इतने इतने रूल्स माइनर्स को लगते हैं। ये माइनर वाली चीज पूछते हैं एग्जाम्पल में, मतलब एमसीक्यूज में आती है। देखो ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर आप तुरंत जब मैं बता रहा हूँ तभी आप एमसीक्यूज पढ़ लोगे ना, तो आई एम डेम श्योर अबाउट इट, आपको ये सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। आई एम डेम श्योर अबाउट इट। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ द टाइम दैट आई हैव, लैक ऑफ टाइम दैट आई हैव, ठीक है, लैक ऑफ टाइम मेरे पास है। एक्चुअली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोफेशनल कोचिंग क्लास, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो मेरे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है जहाँ पे मैं आपको पढ़ाना तो चाहता ही हूँ, ठीक है। तो मैं जितना दे सकता हूँ, मुझे प्रोफेशनली जो अच्छा मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज दूँ, तो नॉलेज दे के आप अगर एक बार भी एमसीक्यू पढ़ोगे ना, तो यू बी एबल टू कंसिडर कि हाँ सर सारी चीजें हमें समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज को प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये यहाँ से रिलेटेड है। और ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द बुक आई हैव कंसिडर्ड, और उसको मैंने तोड़ तोड़ के और अच्छे से एक नोट्स के प्रिपेयर किया है ताकि आपको समझ आए। और जहां जहां पे बुक में एग्जाम्पल नहीं है वहां पे भी मैंने ऐड ऑन किया ताकि आपको और समझ आए। चीजों को समझना जरूरी है। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने समझाया साउंड माइंड। फर्स्ट पॉइंट था क्या था? मेजोरिटी अटेंड कर लो, 18 साल से ऊपर है वो तो मेजर है। पर माइनर का क्या? तो माइनर समझाया उन्होंने। सेकंड पॉइंट क्या था? कंपिटेंट पार्टी में साउंड माइंड का होना चाहिए। पर्सन साउंड माइंड का कब है वो सोच लेना। दो पॉइंट है, आपको दिमाग में एकदम एकदम रट्टा मार लेना, एकदम ऐसे दिमाग में जब भी पूछा ना साउंड माइंड का क्या होना चाहिए तो आपको समझ आ जाना चाहिए। सर दो चीज याद रखनी है, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। ये दो चीज आपको याद रखनी है। क्या सर किसी भी पर्सन को मैं साउंड माइंड का कब मैं मान सकता हूँ? सर मुझे बताओ ना सर। तो सिंपल है, बता देता हूँ। केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप अंडरस्टैंड करने के लिए केपेबल हो गए। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट, कोई किसी ने मुझे लिख के दिया ऑफर, तो वो ऑफर में अगर मैं केपेबल हूँ, मतलब 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, हाँ 18 साल से नीचे भी हूँ तो भी अंडरस्टैंडिंग तो कर ही सकता हूँ। सिंपल है। तो 18 साल से ऊपर है मान लेते हैं, किसी ने आपको ऑफर किया, सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। मतलब सिंपल सिंपल आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन आती है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड करने बैठे, वो सारी रीड की, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड किया, एंड फिर वो अंडरस्टैंड करने के बाद यू कैन फॉर्म, आपका दिमाग इतना अच्छा होना चाहिए कि यू कैन फॉर्म अ रैशनल जजमेंट,
एक अच्छा जजमेंट आप दे सकते हो कि आपको इससे फायदा होगा, इसी वजह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये दो चीज जब इकट्ठा होगी तभी हम मान सकते हैं कि वो साउंड माइंड का है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर उस टाइम के ऊपर वो केपेबल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म a rational judgment on the basis of what he has understood from reading those terms and conditions, तो मैं मान सकता हूं भाई कि वो साउंड माइंड का है, वरना नहीं मान सकता। यही चीज उन्होंने लिखी है। हाँ, लेकिन अगर अगर कोई पर्सन ऐसा है, आपने आपको पता होगा, अब तो गजनी 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 याद रखने का बहुत मजा आता है, साउंड माइंड में गजनी याद रखने का। मैं आपको गजनी से करवाता हूँ, आपको बहुत इजी लगेगा। देखो, गजनी क्या था, हर 15 मिनट में भूल जाता था चीजों को, लेकिन 15 मिनट के बाद वो वापस एकदम प्रॉपर परफेक्ट भी हो जाता था, परफेक्ट भी हो जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जो साउंड माइंड के नहीं होते, कुछ टाइम के लिए साउंड माइंड के नहीं होते, कुछ टाइम के लिए साउंड माइंड के होते हैं। मतलब सपोज आपको एग्जांपल दूं, एक पर्सन है, वो सुबह 9 से लेके 12 तक अनसाउंड था। मतलब उसने सपोज ऐसा समझ लो कि ड्रिंक पिया हुआ था, ड्रिंक लिया था, तो वो अनसाउंड था 9 से 12 तक में। अगर ड्रिंक लिया हुआ हालत में 9 से 12 में उसने ड्रिंक लिया था, तब वो अनसाउंड माना जाता है कि वो ल्यूनेटिक है, ड्रिंक कर दिया है। तो अगर 9 से 12 के अंदर उसको आपने कोई ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो फिर वो अनसाउंड माइंड का माना जाता है, साउंड माइंड का नहीं माना जाता। क्यों? क्यों वो भी आपको बताता हूं। उसने पढ़ा, आप बोलोगे सर उसने पढ़ा और उसने साइन किया है, तो नहीं, बताता हूं। उसने पढ़ा, क्या वो केपेबल है, पढ़ने के लिए केपेबल है? इफ ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ड्रिंक किया था, ल्यूनेटिक है, पर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर हाँ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एंड रैशनल जजमेंट कर सकता है, तो आप मान लो कि हाँ है। लेकिन अगर नहीं है, तो वो अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। ये ड्रिंक की बात। दूसरा, ड्रिंकिंग में ऐसा होता है, हाँ, जिसमें बहुत दिक्कत आती है लोगों को, और अंडरस्टैंड वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है वो सारी चीज, कि जब आप ड्रिंक ड्रिंक किया हुआ था, तब क्या होश था आपको, ऐसा होश था कि आप समझ सकते थे कॉन्ट्रैक्ट को, अनरेशनल जजमेंट दे सकते हैं, उसके ऊपर बहुत बहस होती है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गई, इवन दो यू हैव ड्रंक यू आर, तो भी वो रैशनल माना जाएगा और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ल्यूनेटिक पेशेंट है, ल्यूनेटिक पेशेंट मतलब पागल, एक पागल है, पागल इंसान है, जो टेम्पररीली क्या होता है, यूजुअली वो एक पीरियोडिकल पागल रहता है, पीरियोडिकली पागल है। मतलब एक पागल आदमी है जो सुबह 9 से लेके 12 तक वो पागल रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसको आप 12 से 3 में मिले, 12 से 3 के बीच में वो अच्छा था, आप उसके बीच में उसको मिले, उसको ऑफर किया कि देख भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तुझे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो तू साइन कर ले, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते। तो जब वो अच्छे से समझ पा रहा था, हाँ, जब मैं उसके पास गया एट द टाइम व्हेन आई वांटेड टू व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, आई वांट अग्रीमेंट विथ हिम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या वो सही था? हाँ सही था। उसने पढ़ा, हाँ सर ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद क्या उसने रैशनल जजमेंट लिया, उससे उसको पता चला कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा है कि ये मुझे बेनिफिट करवा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं ले लूंगा तो मुझे फायदा होगा, तो सही है। दैट्स इट, तो सही है, क्योंकि वो इनसेन नहीं था, सेन जोन में था। ठीक है, सेन जोन में था ऐसा मान लिया जाता है, पागल नहीं था वो। पर हाँ, वो पीरियोडिक वाली चीजें होनी चाहिए। तो जब वो साउंड माइंड का था, सिंपल बोलूं, साउंड माइंड का जब भी ओकेजनल साउंड माइंड का बोलते हैं उसको, ये रहा। तो ओकेजनली अगर पर्सन साउंड माइंड का है, तब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इट इज दैट सिंपल। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, पर इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको पता है कि ये पर्सन ओकेजनली अनसाउंड माइंड होता है, तो आप क्या करते हो, जब भी वो साउंड माइंड का होता है ना, तब उसको गलत गलत चीजें बता के आप एंटर कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट। फिर जब अनसाउंड माइंड का होता है, तब उसके पास से रिकवरी करने की कोशिश करते हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये चीज बोलिए, चलो जल्दी से पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड कब माना जाएगा? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट,
मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीज, अगर वो रैशनल बेनिफिट उसको पता है, सारी चीज का वो जजमेंट ले पा रहा है। हाँ, तो दूसरी भी दो चीज है। अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है, पागल रहता है, बट ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, मे मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का जब वो तो कर सकता है, मैंने पहले ही बोला। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली वो साउंड माइंड का अच्छा रहता है, लेकिन ओकेजनली अनसाउंड रह जाता है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, साउंड माइंड का है ओकेजनली, साउंड माइंड का हो तब कॉन्ट्रैक्ट करो, अनसाउंड माइंड में नहीं चलेगा। एग्जांपल्स है, अ पेशेंट इन ल्यूनेटिक हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड के इंटरवल में है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल्स। इंटरवल्स, पागल है, लेकिन साउंड माइंड इंटरवल्स आते हैं तो इंटरवल में वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अ सेइंग मैन हु इज डिलेरियस from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract and form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract whilst such delirium or drunkenness last। मैंने बोला ऑलरेडी, मैंने दो जो एग्जांपल दिए वो उसी चीज के थे कि एक ड्रिंक किया हुआ बंदा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी जोन में ही नहीं है, एकदम पिया हुआ उसने, तो उसको क्या पता कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर वो जोन में ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, भले ही वो सेन में। ठीक है, इनसेन या सेन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पिया हुआ है, अगर आप जजमेंट ही नहीं ले पा रहे हो, अगर आप अग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें नहीं है, तो फिर आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि सर कौन कौन कॉम्पिटेंट है। तो मेजर हो गया, वो कॉम्पिटेंट है। अनसाउंड माइंड, सॉरी साउंड माइंड का होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट है। एंड थर्ड, जो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लॉ ने अगर डिस्क्वालिफाइड कर दिया किसी को तो वो डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये थर्ड वाली कैटेगरी अब आ गई, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन, मतलब लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया, इतने लोगों को लॉ ने ही सामने से बोल दिया कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, सामने से बोल दिया। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब क्या? अरे एनिमी सुना था, एलियन एनिमी क्या होता है सर? एलियन एनिमी मतलब क्या? कोई ऐसी कंट्री का, कोई ऐसी कंट्री का पर्सन जो हमारे साथ वॉर पे है। अगर कोई ऐसी कंट्री का पर्सन है जो कंट्री का वॉर हमारे साथ चल रहा है, तो उसके साथ, उस पर्सन के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सामने से ही बोल दिया है कि अगर कोई एनिमी कंट्री है हमारी जो इंडिया से बाहर है, अगर वो वॉर से, अगर उसके साथ वॉर डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड है, वो कंपिटेंट ही नहीं है, वो पार्टी ही नहीं कंसिडर कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एंटर कर सकते। ये बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, ये 7 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पर्सन है जो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, यू शुड नो। तो एलियन एनिमी। सेकेंड, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, फॉरेन के एम्बेसडर इंडिया में बैठे होते हैं, फॉरेन के एम्बेसडर इंडिया में बैठे होते हैं, तो फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर के साथ आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉरेन के मेंबर्स ही है, ऐसा ही माना जाएगा। फॉरेन के सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स दोनों को आप दोनों के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, उन्होंने डिस्क्वालीफाई करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि भले वो तो फॉरेन के हैं, यहाँ पे आके सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, फॉरेन का ही काम कर रहे हैं, वो बैठे फॉरेन में ही, ऐसा ही मान लिया जाता है, इसी वजह से वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर उसके बाद आता है कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स मतलब क्या? जो ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, जो कॉन्विक्ट्स है, ऑलरेडी किसी जुर्म में पकड़े जा चुके हैं, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मनाही है। ऑलरेडी किसी जुर्म में पकड़े जा चुके हैं, कॉन्विक्ट हो चुके हैं, जेल हो चुकी है किसी को, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप वैलिड नहीं हो। ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, किस किस, क्योंकि ये लॉ ने डायरेक्टली बोल दिया कि इस पर्सन, इन लोगों के साथ आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स, कोई ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है कि नादार है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिक्लेयर हो चुका। कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी, सारी कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं भाई, ऐसी कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो डिक्लेयर हो चुकी है कि ये डिस्क्वालीफाइड है, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको नहीं करना है। तो कोई कंपनी ऐसा हो गई, आपको पेपर में दिखा कि ये कंपनी, अब ये कंपनी ने फ्रॉड किया है, ये कंपनी अब डिस्क्वालीफाई हो चुकी है फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी अग्रीमेंट फ्रॉम नाउ ऑन, तो फिर उस कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी कोई भी हो, उसके साथ वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। एंड ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंकन ऑलरेडी पता है, दारू पिया हुआ इंसान, या इंटॉक्सिकेटेड मतलब पागल इंसान, ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इट इज दैट सिंपल। तो ये 3 चीज मैंने बताई, आपको याद होनी चाहिए। देखो, इसमें से आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, माइनर के भी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। कंपिटेंट पर्सन की डेफिनेशन में 3 चीज जो है मेन आपको याद होनी चाहिए, कि मेजर, साउंड माइंड एंड पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड।
अब माइनर पता होना चाहिए, मेजर क्या है 18 साल से ऊपर वो पता होना चाहिए, फिर साउंड माइंड क्या है वो पता होना चाहिए, एंड डिस्क्वालीफाइड कितने परसेंट है, ये 6% डिस्क्वालीफाइड है वो पता होनी चाहिए। तो आपको एमसीक्यू में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये आपका कंपिटेंट कैपेसिटी, ये आपका चैप्टर, मतलब ये फर्स्ट पोर्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये आपका खत्म हो गया। अब फ्री कंसेंट आ जाएगा इसके अंदर, ये नया चैप्टर, मतलब यही चैप्टर का दूसरा पार्ट है फ्री कंसेंट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आई होप सो ये आपके सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन में मजा आया होगा, और आपको लीगली थोड़ा लॉफुली कैसे समझना है वो सारी चीजें आपको मजा आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।